चरित्रहीन भाग 4। सतीश के दुर्बल रूखे सूखे शरीर की तरफ देखकर उपेंद्र बोला, भैया का डॉक्टरी सीखने का नमूना यही है क्या? सतीश ने हंसकर कहा, मुझसे हो नहीं सका उपेंद्र भैया। उपेंद्र ने विस्मित होकर पूछा, क्या ना हो सका रे? सतीश ने लज्जित होकर कहा, डॉक्टरी मुझसे सही नहीं गई। उपेंद्र ने सतीश के सुंदर शरीर की ओर देखकर कहा, अच्छा ही हुआ, गांव देहात में जाकर बेकार जीव हत्या करता, उसके पाप से ईश्वर ने तुझे बचा लिया। 1 महीने के बाद एक दिन उपेंद्र ने सतीश को बुलाकर कहा, मेरे साथ कलकत्ता चलना होगा सतीश। सतीश हाथ जोड़कर बोला, ये हुक्म मत दो उपेंद्र भैया, कलकत्ता शहर अच्छा है, सुंदर देश है, सब अच्छा है, लेकिन मुझे जाने के लिए न कहो। ये बात सतीश ने हंसी के रूप में ही कही थी, लेकिन उसका वो छल उसकी दबी हुई व्यथा को छिपा न सका। उसकी कृत्रिम हंसी वेदना से विकृत होकर ऐसी दिखाई पड़ी कि उपेंद्र आश्चर्य में पड़कर उसके मुख की ओर देखते रह गए। उन्होंने जान लिया कि सतीश जरूर वहां कोई ऐसा काम कराया है जिसे उनसे छिपा रहा है। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, सतीश, तेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, चल मैं अकेले ही जा रहा हूं। उपेंद्र के मन का भाव अनुमान से जानकर सतीश ने व्यथित होकर पूछा, तुम कब जाओगे उपेंद्र भैया? आज ही। अच्छा चलो मैं भी चलूं, कहकर हठात राजी होकर सतीश घर लौट आया और क्षण भर में ही कलकत्ता जाने के लिए अधीर हो उठा। उसने बिहारी से कहा, एक बार फिर बंडल बांधे बिहारी, कलकत्ता जाना होगा। बिहारी ने चिंतित मुख से पूछा, कब जाओगे बाबू? सतीश ने हंसकर कहा, आज ही रात की ट्रेन से। अच्छा, कहकर बिहारी भारी सा मुंह बनाकर चल दिया। सतीश ने उसका बिगड़ा चेहरा देखकर सोचा, बिहारी को यहाँ तो कोई कामकाज है नहीं, इसीलिए मेहनत के डर से वहां जाना नहीं चाहता। लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि वृद्ध के मन की बात वो बिल्कुल समझ नहीं सका था। इसके 1 दिन पहले ही सतीश ने बात ही बात में बिहारी से कहा था, अच्छा बिहारी, इतने दिनों में सावित्री तो अवश्य ही लौट आई होगी, लेकिन उस समय वो कहाँ चली गई थी, तुझे मालूम है? नहीं बाबू। चाहता तो बिहारी बहुत सी बातें कह सकता था, लेकिन एक दिन सावित्री के मुंह पर अपने पुरुषत्व का गर्व दिखाया था। किसी तरह भी उस गर्व को त्याग न सका। जिस दिन कलकत्ता से घर वापस आकर सतीश ने अपने कमरे में घुसते ही हाथ जोड़कर भावुक कंठ से कहा था, भगवान, तुम जो कुछ करते हो भला ही करते हो। उस दिन सृष्टिकर्ता के किस विशेष कार्य को याद करके उसने इतना बड़ा धन्यवाद उच्चारण किया था, पूछने से वो शायद बता नहीं सकता था। कितने बड़े संकट के मुंह से वो वापस आ सका है, कितने बड़े अभेद्य जाल के फांस को छिन्न भिन्न करके वो बाहर खड़ा हो सका है, इसको वो निश्चित रूप से जानता था। और इस सौभाग्य को वो पूर्ण कृतज्ञता के साथ ग्रहण भी करना चाहता था, लेकिन अंदर के अबोध मन ने उस तरफ दृष्टिपात तक भी नहीं किया। वो तो औंधा पड़ा हुआ दिन रात एक ही तरह रोता हुआ समय बिता रहा था। फिर भी चेष्टा कर वो पहले की ही तरह अपने लड़कपन के इष्ट मित्र, थिएटर, गाने बजाने के अड्डे आदि में शामिल हो रहा था, लेकिन किसी तरह भी पहले की तरह सब में घुल मिल नहीं पा रहा था। इसी तरह दिन बीतते रहे कि अकस्मात आज कलकत्ता जाने का आह्वान सुनते ही उसकी विद्रोही प्रवृत्ति धूली शैया छोड़कर उठ बैठी और भविष्य के अच्छे बुरे की ओर ध्यान दिए बिना ही उसने यात्रा की ओर कदम बढ़ा दिए। उसी रात उपेंद्र और सतीश 2nd क्लास में बैठकर कलकत्ता चल दिए। सीटी बजाकर गाड़ी चल पड़ी। उपेंद्र सो गए और सतीश खिड़की के बाहर झांकता रहा। मेल ट्रेन छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती। मैदान, नदी, गांव, रास्तों को पार करती हुई दौड़ती चली जा रही है और उसकी उस तेज दौड़ का अनुकरण करके ही शायद पास के पेड़ पौधे पल भर में अदृश्य होते जा रहे हैं। दिंगत में वृक्ष श्रेणियों और बांस की झाड़ियों ने अंधेरा कर रखा है और उसके ही नीचे टेढ़ी मेढ़ी होकर नदी की सफ़ेद जल रेखा खिड़की के नीले कांच के भीतर से दिखाई पड़ रही है। बाहर वृक्षों, खेतों और लाइन के किनारे के जंगलों और सूखे गड्ढों में
सर्वत्र म्लान चांदनी बिखरी हुई है। सतीश की आंखों में आंसू आ गए। इस रास्ते पर वो कितनी ही बार आया है। इस निस्तब्ध शांत प्रकृति को कितनी ही बार वो म्लान चांदनी के प्रकाश में देख गया है, लेकिन कभी भी उसकी दृष्टि प्रकृति के रूप को इस तरह नहीं पकड़ पाई थी। उसे जान पड़ा मानो सभी विच्छिन्न हैं, निर्लिप्त हैं, मृत हैं। कोई भी किसी के लिए व्याकुल नहीं है, कोई भी किसी का मुंह देखता हुआ प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। सभी स्थिर हैं, सभी उद्वेग रहित हैं, सभी अपने आप में संपूर्ण हैं। उस निर्विकार उदासीन धरती की तरफ देखने में उसे क्लेश सा मालूम होने लगा। वो अपनी आंखें पोंछकर बेंच पर लेट गया। कुछ देर बाद बक्सा खोलकर एक बांसुरी निकालकर उपेंद्र को लक्ष्य करके धीरे से बोला, गाड़ी के शोर से जब तुम्हें परेशानी नहीं होती तब बांसुरी की आवाज़ से भी नहीं होगी। मैं तो सो नहीं पाता। कहने के पश्चात वो पास आकर बैठ गया और बाहर की तरफ झांक कर बांसुरी बजाने लगा। सोते हुए उपेंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। भगवान ने सतीश को गाने के लिए गला और बजाने के लिए हाथ दिए हैं। इस ओर से वो कृपण नहीं रहे। बचपन से ही वो इसकी शिक्षा प्राप्त करता रहा है। सतीश बांसुरी बजाता रहा। इस अनिर्वचनीय संगीत को सुनने वाला कोई नहीं था। बाहर खंडित चंद्रमा उसका अनुसरण कर दौड़ रहा था। मिट्टी पर सुप्त ज्योत्सना की नींद टूट गई। गाड़ी की गति जब धीमी पड़ी और समझ में आया कि स्टेशन नज़दीक आ गया है, तब उसने बांसुरी रख दी। अगले दिन गाड़ी हावड़ा जाकर रुकी तो उपेंद्र ने पूछा, तू कहाँ जाएगा रे? सतीश ने विस्मित होकर कहा, ये कैसी बात? तुम्हारे साथ जाऊंगा। तेरे जाने की जगह नहीं है। तुम तो खूब रहे, तुम्हारे जाने की है, मेरे जाने की नहीं। इस संबंध में फिर से कोई बात नहीं हुई। स्टेशन पर उतरते ही एक विलायती पोशाक पहने बंगाली साहब ने उपेंद्र से हाथ मिलाया। ये उपेंद्र के बाल्य मित्र ज्योतिष राय बैरिस्टर थे। तार पाकर लेने आए थे। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी। थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें साथ थीं, कुली ने उन्हें गाड़ी में रख दिया। फिर तीनों ही अंदर जा बैठे। बिहारी कोच बक्से पर बैठा। कोचवान ने गाड़ी चला दी। बहुत से रास्तों और गलियों को पार करके एक बड़े मकान के सामने आकर गाड़ी रुक गई। तीनों उतर गए। शाम होने में अब देर नहीं थी। उपेंद्र और सतीश पाथुरिया घाटा में एक तंग गली के मोड़ पर जा खड़े हुए। उपेंद्र ने कहा, मैं समझता हूँ अवश्य यही गली है। सतीश ने संदेह प्रकट किया, इस गली में कोई रह ही नहीं सकता, ये कदापि नहीं है। टूटी दीवार पर वो जो टीन खड़ा हुआ है, संभव है कि इसी पर किसी दिन गली का नाम लिखा हुआ था। वो अब पढ़ा नहीं जा सकता। सतीश बोला, अच्छी तरह जाने बिना जाया नहीं जा सकता। ये गली पाताल प्रवेश की सुरंग हो सकती है। उपेंद्र हंसते हुए बोले, तो तू पहरेदार बनकर रह, मैं अंदर जाकर देख आता हूँ। सतीश ने पहले तो रोकने की चेष्टा की, पर बाद में उपेंद्र के पीछे चलते हुए बोला, उपेंद्र भैया, मेरी तरह डाकू आदमी भी इन सब जगहों में शाम के बाद आने का साहस नहीं करते। तुम्हारा तो साहस खूब है। उपेंद्र हंसकर बोले, बमबाजों का साहस भले आदमियों के साहस से अधिक होता है सतीश। वो बस दुष्कर्म कर सकने का ही साहस नहीं कर पाते। सतीश उस बात का प्रतिवाद न करके अत्यंत सावधानी से रास्ता देख देख कर चलने लगा। पैरों के नीचे ही दुर्गंध कीचड़ से भरा खुला पनाला था। क्षीण दृष्टि वाले सतीश के उसमें गिर जाने की पूरी आशंका थी। एक जगह पर छोटी गली बहुत ही तंग और अंधेरी हो गई थी। सतीश ने पीछे से उपेंद्र के कुर्ते का खूंट खींचकर पकड़ लिया और कहा, उपेंद्र भैया, करते क्या हो? इसी रात को जान देना है क्या? उपेंद्र ने हंसकर कहा, इतनी देर में मुझे ठीक याद आ गया। बस एक और मकान के बाद ही 13 नंबर का मकान है। लगभग 8 साल पहले केवल एक दिन के लिए मैं यहाँ आया था, इसीलिए पहले मैं पहचान नहीं सका। अब पहचान गया हूँ, जरूर यही रास्ता है। सतीश ने विश्वास नहीं किया। रास्ता तो जरूर है, लेकिन तुम्हारे हमारे लिए नहीं है। जिन लोगों के लिए विशेष रूप से इस मार्ग की सृष्टि हुई है, उनमें से किसी के साथ यदि शरीर छू गया तो इस रात को ही स्नान करके मरना पड़ेगा।
चलो इस वक्त लौट चलें। उपेंद्र जवाब न देकर सतीश का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गए और कुछ दूर आगे जाकर एक मकान के सामने खड़े होकर बोले, तू सिगरेट पीता है? तेरी जेब में दिया सलाई होगी, एक बार जलाकर देख, ये कितने नंबर का मकान है? सतीश ने माचिस जलाकर अच्छी तरह मकान का नंबर जांच कर कहा। अच्छी तरह पढ़ा नहीं गया, किंतु चौखट के ऊपर खड़िया से 13 नंबर ही लिखा हुआ है। शायद तुम्हारी बात ही ठीक है, किंतु मैं पूछता हूं कि मकान नंबर 13 हो या 53, यहां आने की तुमको जरूरत ही क्या थी? उपेंद्र उत्तर न देकर पुकारने लगे, हरान भैया, ओ हरान भैया। ऊपर नीचे दूर पास सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं कोई शब्द नहीं। सतीश डर गया। उपेंद्र फिर पुकारने लगे। बहुत देर में ऊपर की खिड़की खुली और साथ ही स्त्री कंठ से आवाज आई, कौन है? उपेंद्र ने कहा, दरवाजा खोलने को कह दें। और हारान भैया कहाँ हैं? आती हूं, जरा ठहरिए। पल भर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही एक क्षीण सी प्रकाश की रेखा ऊपर आ पड़ी। उपेंद्र दरवाजा ठेलकर चौखट पर खड़े होकर स्तंभित हो गए। वो स्त्री मिट्टी के तेल की डिबिया हाथ में लिए निकट ही खड़ी थी। माथे पर थोड़े से आंचल के बीच से जूड़े का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसका एक भी केश स्थान भ्रष्ट नहीं हुआ था। स्वच्छ सुंदर मुंह पर दीप का प्रकाश पड़ जाने से दोनों बाहों के बीच एक बिंदी जगमगा उठी और जरा सी झुकी हुई दोनों आंखों से जो विद्युत प्रवाह प्रवाहित हुआ, चारों ओर के निबिड़ अंधकार के बीच उसकी अपूर्व ज्योति ने एक पल के लिए दोनों को ही विभ्रांत कर दिया। सतीश ने स्पष्ट देख लिया कि होठों की हंसी की रेखा बाधा पाकर बार बार लौट रही है। उसने उपेंद्र के शरीर को ठेल दिया। उपेंद्र चौंक पड़े, घबराहट के साथ बोल उठे, कहाँ है हारान भैया? उस स्त्री ने कहा, वो ऊपर ही हैं, पैदल चलने में असमर्थ हैं। माँ भी आज 7-8 दिनों से खाट पर पड़ी हुई हैं। घर में केवल मैं ही ठीक हूँ। आप उपेंद्र बाबू ही तो हैं? हम लोगों को आगामी कल आपके आने की आशा थी, इसीलिए तैयार नहीं थी। रसोई घर में रहने पर इस तरफ की आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ती, बहुत पुकारना चिल्लाना पड़ता है। ऊपर आइए, यहाँ बड़ी सर्दी है। इतना कहकर रास्ता दिखाकर ऊपर जाती सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। 2-3 कदम ऊपर चढ़कर मुंह घुमाकर हाथ की बत्ती को नीचे करके बोली, सावधानी से चढ़िएगा, सीढ़ियों की ईंटें बहुत सी खिसक गई हैं। इसकी ये आशंका निर्मूल नहीं है, ये बात सीढ़ी देखने के साथ ही वो जान गए। इसीलिए दोनों बड़ी सावधानी से चढ़ने लगे। 2 मंजिला पक्का मकान था। पहले ऊपर के हिस्से में 5-6 कमरे थे, उनमें से 2-3 गिर गए थे। एक अगली वर्षा में गिरने को तैयार था। बाकी तीनों में से सामने वाले कमरे में तीनों ने प्रवेश किया। प्रवेश करने के साथ ही समझ में आ गया कि अत्यंत अनाधिकार प्रवेश हो गया है। चूहे उस कमरे के फटे पुराने तोशक तकियों से रुई निकालकर कमरे में चारों ओर बिखेर कर इच्छानुसार विचरण कर रहे थे। असमय में प्रकाश हो जाने और चहल पहल से वो दौड़ धूप मचाकर चिल्लाहट के साथ छिपने लगे। कमरे में चारों ओर टूटी हुई मेज, कुर्सियां, काठ के पिटारे, टूटे हुए टीन, खाली शीशी बोतल और अन्य कितने ही पुराने जमाने की गृह सामग्री के टूटे अंश बिखरे हुए थे। उसमें एक किनारे पर एक चौकी पड़ी हुई थी। फटी गद्दी, तोशक, फटे तकिए वगैरह जमा करके जबरदस्ती एक तरफ ठेल कर रख छोड़े गए थे। उसके ही एक हिस्से में एक चटाई बिछी हुई थी। ये कमरा मेहमानों के लिए था। उस स्त्री ने फर्श पर चिराग रखकर कहा, जरा प्रतीक्षा करें, मैं खबर देती हूं। ये कहकर वह ज्यों ही कमरे से बाहर गई, त्यों ही सतीश जूते पहने हुए ही मेहमानों के उस आसन पर उछल कर खड़ा हो गया। उपेंद्र भय के साथ बोले, ये क्या कर रहे हो? सतीश तड़प कर बोला, पहले प्राण रक्षा कर लूं, उसके बाद भद्रता की रक्षा होगी। देख नहीं रहे हो, पैरों के पास उजाला देखकर कमरे के सब सांप बिच्छू दौड़े चले आ रहे हैं। सतीश ने जिस तरह भय दिखाया, उससे सोच विचार का अवसर नहीं मिला। उपेंद्र भी उछल कर चढ़ गए। चौकी की उस तंग जगह में स्थानाभाव के कारण दोनों जब धक्कम धक्का कर रहे थे, तभी वो स्त्री लौट आई
और किवाड़ के सामने खड़ी होकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इनके डर जाने की बात वो समझ गई थी। बोली, ये मेरे ससुर की डीह, आप लोग इस तरह इसका अपमान कर रहे हैं। उपेंद्र सक्चा कर तुरंत उतर पड़े और सतीश पर नाराज होकर बड़बड़ाने लगे। इसी ने ऐसा भय दिखाया कि ऐसे में। सतीश उतरा नहीं, विनय दिखाकर बोला, भय क्या दिखाता हूं उपेन भैया, मेरी विद्या चाणक्य के श्लोकों से अधिक नहीं है। इतना जरूर सीख चुका हूं कि आत्मरक्षा अति श्रेष्ठ धर्म है। फिर उस स्त्री की ओर देखकर वो बोला, अच्छा आप ही बताइए, आत्मरक्षा के निमित्त थोड़ा सा निरापद स्थान खोज लेना क्या अन्याय है? आपके ससुर के डीह का अपमान करने का हमारा साहस नहीं है, बल्कि यथेष्ट सम्मान के साथ ही आपके आश्रित प्रजा पुंज की राह छोड़कर इतनी थोड़ी सी जगह में हम लोग खड़े हैं। तीनों हंस पड़े। इस परिहास ने दरिद्र लक्ष्मी को कुंठित नहीं किया, बल्कि इसके अंदर जो सरलता और संवेदना छिपी हुई थी, वो युवती अति सहज भाव से उसे समझ गई। उसके हंसी से खिले मुख पर ये स्पष्ट देखकर उपेंद्र ने मन ही मन अत्यंत संतोष का अनुभव किया। वो उसके मुंह की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले, प्रजाजन आपके सामने कभी उसके ऊपर अत्याचार करने का साहस नहीं करेंगे। अब वो आदमी नीचे उतर सकता है? जरूर, कहकर चिराग हाथ में उठाकर वधू सतीश की ओर देखकर मधुर हंसी हंसकर बोली, अब निर्भयता के साथ राज दर्शन के लिए चलिए। थोड़े से हास परिहास से अपरिचित होने की दूरी जैसे एकदम घट गई और तीनों प्रफुल्ल मुंह से कमरे के बाहर चल पड़े। राजदर्शन के इच्छुक उपेंद्र और सतीश हंसी से भरे चेहरे लिए निर्देशित कमरे में घुसते ही अवाक होकर खड़े रह गए। अचानक ही क्रुद्ध गुरुजन का थप्पड़ खाकर हंसते शिशु छात्र का मनोभाव जिस तरह बदल जाता है, इन दोनों आदमियों के मुंह की हंसी भी उसी तरह एक क्षण में गायब हो गई और उसके स्थान पर चेहरे पर स्याही फैल गई। ये लांछित भाव दूर होते ही उपेंद्र ने बिछौने के पास जाकर पुकारा, हारान भैया। हारान भैया निर्जीव की भांति पड़े हुए थे। धीरे से बोले, आओ भाई आओ, अब मैं उठ बैठ नहीं सकता, इसी से तुमको मैंने कष्ट दिया। इतना कहने में ही वो हाँफने लगे। उपेंद्र धप से बिछौने के एक तरफ बैठ गए। उनके दोनों नेत्र आंसू से भर गए और समूची छाती से पसली तक जो हिलाकर एक अदम्य बाष्पोच्छ्वास उनके कंठ की अंतिम सीमा तक व्याप्त हो गया। कुछ भी कहने का उन्होंने साहस नहीं किया, दांतों पर दांत दबाए बैठे रहे। सतीश भी एक बड़े काठ के संदूक पर सूखा चेहरा लिए बैठ गया। सैकड़ों जगह से कटी फटी खटिया के सिरहाने पर एक मिट्टी का चिराग टिमटिमा रहा था। वहां अन्य कोई रोशनी नहीं थी। हारान का रक्त शून्य विवर्ण मुख और मृत प्राय शरीर में भी इस चिराग की रोशनी के जितना ही प्राण था। कड़ाके की सर्दी में सूर्य की रोशनी और आकाश की वायु से विहीन इस घर में जो अंधकार पल और पोषित हो रहा था, वो इस क्षीण प्रकाश में किसी कुष्ठ रोगी के समान ही घर की दीवालों पर फैला पड़ा था। दिन रात बंद रहने वाले घर की दूषित अवरुद्ध वायु आत्महत्याकारी के मुंह से निकलने वाले जहरीले फैन की तरह निकलकर मानो गृहवासी की कंठ नली को प्रति क्षण रूंधती चली जा रही थी। दरवाजे पर मृत्यु दूत का पहरा पड़ रहा था। चारों तरफ देख देखकर सतीश बार बार सिहर उठा। उसे मालूम होने लगा कि यदि वो चिल्लाकर दौड़कर बिल्कुल रास्ते पर भाग न जाएगा तो जान नहीं बचेगी। यहाँ किसी आदमी का जीवन बचेगा कैसे? निकट ही वो वधू खड़ी थी। उसकी तरफ एक बार देखते ही वो डर गया। कहाँ चला गया वो अतुलनीय रूप? कहाँ है वो हंसी? उसकी दृष्टि के सामने मानो किसी एक प्रेत लोक की पिशाचिनी उठाई। वो सोचने लगा, जिसके पति की ऐसी दशा है वो हंसती कैसे है? हंसी मजाक में भाग कैसे लेती है? जूड़ा क्यों बांधती है? बाल क्यों संवारती है? और बिंदी क्यों लगाती है? पल भर के लिए उसके मन में समस्त नारी जाति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। ऐसे समय में हारान ने पुकारा, किरण, उपेन आया है। ये बात माँ जानती हैं? वधू निकट आकर झुकी और धीरे से बोली, माँ सो रही हैं। डॉक्टर कह गए हैं सो जाने पर जगाया न जाए। हारान ने मुंह बनाकर कहा,
चूल्हे में जाए वो डॉक्टर, तुम जाओ उनको बता दो। उपेंद्र पास ही बैठे सब कुछ सुन रहे थे। वो बोल उठे, आज रात को खबर देने की जरूरत नहीं है हारान भैया, कल सवेरे खबर देने से ही काम चल जाएगा। उपेंद्र समझ गए कि रोग के कष्ट भोगते रहने से हारान बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, इसीलिए इस निरपराधिनी सेवापरायण वधू का अकारण ही तिरस्कार होने से व्यथा अनुभव कर जरा सी सांत्वना इंगित करने के लिए एक बार उन्होंने उसके मुंह की तरफ ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। किरणमयी के झुके हुए मुंह पर दीपक का प्रकाश नहीं पड़ रहा था। कुछ देर यूं ही खड़े रहकर दूसरे ही क्षण वो तेजी से बाहर चली गई। उपेंद्र उदास चित्त बैठ रहे और हारान की तरह ही हाँफने लगे। निस्तब्ध कमरा सतीश के लिए और भी भीषण हो उठा। थोड़ी ही देर बाद हारान ने हाथ बढ़ाकर उपेंद्र को छूकर पास आने का इशारा किया और अति क्षीण कंठ से पूछा, 7-8 वर्ष बाद मुलाकात हुई है, इस बीच क्या एक बार भी तुम्हारा यहाँ आना नहीं हुआ? इस बीच उपेंद्र को अनेक बार इस तरफ आना पड़ा था, लेकिन उसको वो स्वीकार न कर सके। बोले, क्या बीमारी है हारान भैया? ज्वर, खांसी, किंतु इस समय उस प्रसंग को उठाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। उधर संदूक पर बैठा सतीश मन ही मन सिर हिलाने लगा। हारान ने फिर कहा, मुझे भी तुम्हारी बात याद नहीं पड़ी, ठीक समय पर याद पड़ने से शायद काम बनता। पल भर चुप रहकर खुद ही बोले, काम और क्या बनता। खैर छोड़ो इन बातों को, एक काम करो भाई, मेरा 2000 रुपये का जीवन बीमा है और ये टूटा फूटा मकान है। तुम ठहरे वकील, एक लिखा पढ़ी कर दो, जिससे कि सभी चीज़ों पर तुम्हारा ही पूरा हाथ रहे। इसके बाद रह गए तुम और मेरी बुढ़िया माँ। उपेंद्र ने कहा, और तुम्हारी स्त्री? मेरी स्त्री किरण? हाँ, वो तो है ही। उसके माँ बाप कोई भी जीवित नहीं है, उसको भी तुम ही देखना। उपेंद्र निर्निमेष दृष्टि से इस मुमूर्षु की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगे। अचानक सतीश जेब की घड़ी निकालकर उठ खड़ा हुआ और बोला, उपेंद्र भैया, रात के 10 बज गए, वहाँ वो लोग शायद घबरा रहे हों। हारान ने ध्यान से सतीश को देखते हुए पूछा, ये कौन है उपेंद्र? मेरे मित्र हैं, मेरे साथ ही कलकत्ता आए हैं। अब मैं जा रहा हूँ हारान भैया, कल फिर आ जाऊँगा। नहीं, कल नहीं, एकदम कागज़ तैयार करके परसों आना। जो कुछ मेरे पास है और जो कुछ मुझे कहना है उसी दिन कह दूंगा। यहाँ कहाँ ठहरे हो? शहर ही में एक जगह अपने मित्र के घर ठहरा हुआ हूँ। इन लोगों के जाने को तैयार होने पर हारान ने पुकारा, किरण। उपेंद्र ने तुरंत रोक कर कहा, हारान भैया, सतीश की जेब में दिया सलाई है, आराम से उतर कर जा सकेंगे, वो शायद काम में लगी हुई हैं। उसके जवाब में हारान ने क्या कहा समझ में नहीं आया। सतीश को किवाड़ खोलते ही महसूस हुआ मानो कोई तेज कदमों से अलग हट गया हो। वो डरकर पीछे खड़ा हो गया। उपेंद्र ने पूछा, क्या हुआ सतीश? कुछ नहीं, तुम बाहर आओ, कहकर वो उपेंद्र का हाथ पकड़कर बाहर आकर खड़ा हो गया। कैसा निविड़ अंधकार था। एक तो कृष्ण पक्ष की रात और दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे मकानों ने अंधेरे को जैसे इसी आंगन में फेंक दिया हो। इस टूटे मकान को हर ओर से अंधेरे ने घेर रखा है। दोनों ने टटोलते हुए सीढ़ियों के निकट आते ही देखा, नीचे चिराग लिए किरणमयी स्थिर होकर बैठी हुई है। इनके आते ही वो उठ खड़ी हुई, बोली, चिराग दिखा रही हूँ, सावधानी से उतर आइए, आप लोगों के लिए ही बैठी हुई हूँ। अंधेरी ठंडी रात के इस प्रचंड जाड़े में सीलन से भरी भीगी धरती पर एकाकिनी वधू को अपनी प्रतीक्षा में बैठी देखकर और उसके आसन्न वैधव्य की बात याद करके उपेंद्र के नेत्रों में जल भर आया। सदर दरवाजा तब भी बंद नहीं हुआ था। नीचे उतरते ही सतीश बिल्कुल ही गली में आकर खड़ा हो गया, लेकिन उपेंद्र पीछे से बाधा पाकर घूम गए। किरणमयी अपने सकरुण तीव्र दोनों नेत्रों की दृष्टि उनके मुंह पर टिकाकर एक विशेष रुख बनाए खड़ी थी।
पल भर के लिए उपेंद्र हतबुद्धि की भांति खड़े रह गए। किरण ने पूछा, उपेंद्र बाबू, आप हमारे कौन हैं? इस अद्भुत प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए उपेंद्र समझ नहीं सका। उसने फिर समझा कर कहा, आप मेरे पति के कोई आत्मीय हैं। इतने दिनों से मैं इस मकान में आई हूं, लेकिन किसी दिन आपका नाम उनसे नहीं सुना, माँ ने भी नहीं सुना। केवल जिस दिन आपको पत्र लिखा गया उस दिन सुना, इसीलिए पूछ रही हूं। बाहर से सतीश ने पुकारा, उपेंद्र भैया आओ ना। उपेंद्र ने कहा, नहीं, आत्मीय नहीं हूं, लेकिन विशिष्ट मित्र हूं। बाबूजी जब नोआखाली में थे तब हारान भैया के पिता भी सरकारी स्कूल में मास्टरी करते थे। मुझे भी घर पर पढ़ाते थे। हारान भैया और मैं दोनों साथ साथ बहुत दिन पढ़े हैं। किरणमयी ने हंसकर कहा, ओह, ये बात है, इसी के लिए लिखा पढ़ी करनी है। अच्छा उपेंद्र बाबू, आप सब कुछ अपने नाम लिख लेंगे ना? उपेंद्र कुछ बोलते उससे पहले ही सतीश ने झट से जवाब दिया, ऐसी ही बात तो पक्की हुई है। हारान के कमरे से बाहर निकलते समय कौन तेजी से बाहर चली गई थी, इस बात को वो पहले ही समझ गया था। वधू ने उसकी तरफ घूम कर कहा, अच्छा, तो आप भी हैं? अच्छी बात है। इतने दिनों तक इतने कष्ट उठाकर जैसे भी हो 2 वक्त 2 मुट्ठी अन्न जुट जाता था। अब राह में खड़ी रहने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा ही हो, आप लोग ही सब बंटवारा कर लें। उपेंद्र आश्चर्यचकित हो गए। सतीश ने उत्तर दिया, जिसकी चीज है यदि वो दे जाए तो और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किरणमयी के दोनों नेत्र आग की तरह जल उठे। मुझे है, मरते समय मनुष्य की मति बिगड़ जाती है। मेरे पति को भी यही हुआ है, लेकिन आप लोग लिखाकर लेने वाले होते कौन हैं? सतीश बोल उठा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हारान बाबू में आज भी बुद्धि है, इस बात की सम्मति मेरी आत्मा दे रही है। किरणमयी ने विद्रूप के स्वर में उत्तर दिया, बड़ा अच्छा सुझाव है। लोग बात बात में कहा करते हैं। जाने दीजिए लोगों की बात। फिर उपेंद्र को लक्ष्य करके वो बोली, लेकिन ये बात मैं पूछती हूं कि मैं कैसे जानूंगी कि अंतिम समय में वो मुझे राह की भिखारिन नहीं बना देंगे? कैसे विश्वास करूंगी कि वो धोखा नहीं देंगे? इतना बड़ा आघात उपेंद्र को मानो असहाय मालूम हुआ। कुछ कहने ही जा रहे थे, लेकिन न कहकर अपने को संभाल लिया। लेकिन सतीश ने कहा, भाभी, ये जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। किरणमयी तत्काल उत्तर न दे सकी। इस व्यंग्यात्मक आत्मीय संबोधन से वो अवाक हो गई थी। पल भर देखती ही रह गई। फिर बोली, भाभी जी, मुझे आवश्यकता नहीं है। सतीश ने कहा, नहीं, अगर अपना अधिकार आप खुद ही नष्ट न करती तो हारान बाबू को इस सतर्कता की आवश्यकता नहीं थी। अब इतनी रात को बेकार झगड़ा मत कीजिए, जरा समझकर विचार कीजिएगा। तेज कार्बोलिक की गंध से जैसे सांप अपने उठाए हुए फन को पल भर में संभाल कर आघात के बदले में आत्मरक्षा का उपाय खोजने लगता है, ये निरुपमा रणकुशल तेजस्विनी पल भर में उसी प्रकार से कुपित होकर बोली, मेरे विषय में कैसी बात उन्होंने कही है, सुनूं तो। उपेंद्र से अब चुप न रहा गया। इस गर्विता नारी का संदिग्ध तिरस्कार उनको उत्तप्त शूल की तरह बींध रहा था। फिर भी उनका उच्च शिक्षित भद्र अंतःकरण सतीश की इस जासूसी के विरुद्ध विद्रोह कर उठा। वो अनुचित उत्तेजना से कुछ गुप्त रहस्य खींच निकालने की चेष्टा कर रहा था, इसे वो समझ गए थे। सतीश को रोकते हुए उन्होंने किरणमयी से कहा, क्यों आप सतीश के पागलपन पर ध्यान देकर अपने आप को उद्विग्न कर रही हैं? पति की संपत्ति से आपको वंचित करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं तो समझता हूं कि आपको विशेष सुविधा होगी। ये समझकर ही हारान भैया ने लिखा पढ़ी की बात उठाई है। किवाड़ बंद कर लीजिए। चल सतीश, अब देर मत कर। सतीश को ठेलकर गली में खड़े होकर मुस्कुराते हुए वो आगे बोले, कल परसों फिर से भेंट होगी। अच्छा, नमस्कार। उस सुनसान गली से निकलकर दोनों ने एक किराए की गाड़ी पकड़ी और उसकी खुली खिड़की से लगभग जनशून्य से रास्ते की ओर चुपचाप ताकते बैठे रहे। बातें करने योग्य मन की अवस्था किसी की नहीं थी। उपेंद्र का चित्त व्यथित हो रहा था। कल ही घर लौट जाऊंगा। भला हो बुरा हो, मुझे हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है।
केवल लौट जाने के पहले यही देखता जाऊंगा कि हारान भैया की चिकित्सा हो रही है। उसके बाद और कुछ भी नहीं। 8 साल जो आदमी मन के बाहर पड़ा हुआ था, वो बाहर ही पड़ा रहेगा। ये सोचकर शरीर पर बैठ गए कीड़े मकोड़ों की तरह इस विरक्ति कर चिंता को शरीर से झाड़ फेंक कर उपेंद्र गाड़ी में ही हिल डुल कर बैठ गए। फिर सतीश को पुकार कर बोले, एक चुरुट दे जरा, बहुत सर्दी है। सतीश ने जेब से चुरुट निकाल कर दे दी और वैसे ही बाहर की तरफ देखता रहा। उसने कोई बात नहीं कही। उपेंद्र चुरुट सुलगाकर धुआं उड़ाते हुए सतीश को सुनाकर बोले, अंदर का अंधकार इसी धुएं की तरह बाहर निकल जाना चाहिए। सतीश ने हुंकारी तक भी नहीं भरी। धड़धड़ाती हुई किराए की गाड़ी परिचित अपरिचित रास्तों, गलियों, घरों और दुकानों को पार करती हुई चलती रही। चुरुट जल गया, उसका धुआं कहीं आकाश में विलीन हो गया। तब भी दोनों चुपचाप बैठे अपनी अपनी ओर ही खिड़कियों से अपनी अपनी ओर के रास्ते को झांकते रहे। उपेंद्र ने मन ही मन सोचा, सतीश अवश्य ही इसी सब को लेकर सोच रहा है और जो भी हो कुछ न कुछ निश्चय कर रहा है। नहीं तो वो इतनी देर तक चुप रहने वाला आदमी नहीं है। उसका आलोच्य विषय क्या है, ये अनुमान करने पर उन्हें आदि से अंत तक सब ही स्मरण हो गया। अंदर ही अंदर सिहर उठे वो। मन ही मन बोले, क्या विलक्षण घटना घट गई, और जो घटना हो गई है वो कितनी ही सोचनीय क्यों न हो, उसका काफी कुछ सही कारण उन्होंने अनुमान कर लिया। लेकिन सतीश क्या सोचकर इस असहाय अपरिचिता के साथ झगड़ा करने को तैयार हो गया था, इसे वो किसी तरह न समझ सके। घर की बहू अपने ऊपर तत्काल आने वाली विपत्ति की आशंका से केवल आत्मरक्षा के निमित्त दो कड़ी बातें कह सकती है। ऐसी सीधी सी बात सतीश समझ नहीं सका। इसी पर विश्वास कर पाने में वो असमर्थ हो रहे थे। सतीश पढ़ा लिखा आदमी भले ही न हो, पर नासमझ तो नहीं है। उपेंद्र इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने इतना अधिक दुख अनुभव किया। हारान के वसीयतनामे के प्रस्ताव में एक विशेषता रहने के कारण ही उपेंद्र थोड़े से ही समय में बहुत सी बातें सोच चुके थे। बाल्य सखा के मृत प्राय शरीर के पास ही बैठकर उन्होंने सोच लिया था कि इन दोनों अनाथ रमणियों का आजीवन भरण पोषण और रक्षण वेक्षण करूंगा। किसी स्वास्थ्यकर तीर्थ स्थान में एक छोटा सा मकान खरीद लूंगा। वो पेड़ पौधे और भले और भद्र, पड़ोसियों से शांत तथा सुदृढ़ भाव से घिरा रहेगा। घर में पले गाय बछड़ों की सेवा करके, अतिथियों ब्राह्मणों की पूजा करके, शुद्ध व्रतों का पालन करके इन दोनों स्त्रियों के दिन जिस प्रकार बीतने लगेंगे, उसका काल्पनिक चित्र उनकी कल्पना में मधुर हो उठा था। इस चित्र के एक तरफ पेड़ पौधों की आड़ में सभी जरूरी चीजों के पीछे अपने लिए भी थोड़ा सा स्थान, शायद अपनी गैर जानकारी में ही वो चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय किरणमयी के भद्दे अभियोग, संशय क्षुब्ध क्रुद्ध व्यवहार से बवंडर की तरह आकर उस चित्र के चिन्ह को भी लुप्त कर दिया। फिर भी सतीश की इस चुप्पी से उपेंद्र निर्लिप्त न रह सके। पुकार कर बोले, सतीश, तू क्या सोच रहा है? सतीश बाहर की ओर दृष्टि हटाकर उपेंद्र की ओर देखते हुए बोला, क्या सोचता हूँ? जानते हो उपेंद्र भैया, लड़कपन में एक बंगला उपन्यास पढ़ा था, उसी को सोच रहा हूँ। कौन सा उपन्यास? नाम याद नहीं है, लेखक का नाम भी ठीक याद नहीं, लेकिन वो कहानी मुझे याद है, ऐसी ही सुंदर है। उपेंद्र उत्सुक होकर उसकी तरफ देखते रहे। सतीश ने शिकायत के स्वर में कहा, चिरकाल तक अंग्रेजी पढ़कर ही तुमने दिन बिताए उपेंद्र भैया, किसी दिन बांग्ला की तरफ तुमने देखा ही नहीं। लेकिन हमारे देश में ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं कि एक बार पढ़ने से ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इतना कहकर वो एक लंबी सांस लेकर चुप हो गया। उपेंद्र ने विरक्त होकर कहा, पहले उपन्यास की कहानी कहो, उसे सुनूं तो उसके बाद देखा जाएगा कि कितना ज्ञान उत्पन्न होता है। सतीश हंसकर बोला, पहले वचन दो कि गुस्सा नहीं होगे। नहीं होगा, तू कह। बहुत ही सुंदर कहानी है। उस किताब में लिखा है कि एक धनी जमींदार नाव पर बैठकर कहीं जा रहे थे। एक दिन संध्या को एकाएक बादल घिराए और भयंकर आंधी वर्षा शुरू हो गई। डर के मारे उतरकर वो किनारे चले गए। सामने एक बहुत टूटा फूटा मकान था। वर्षा के भय से वो उसी में घुस पड़े।
उस मकान के सभी कमरों में अंधेरा था, कहीं भी कोई आदमी नहीं था। मकान में सब जगह घूम घूम कर अंत में ऊपर के एक कमरे में उन्होंने देखा, टिमटिमाता हुआ चिराग जल रहा है और फटे बिछौने पर एक आदमी मरणासन्न पड़ा हुआ है। उसकी पदम पलाशाक्षी रूपवती स्त्री लोट-पोट कर रो रही है। उस रात को उसने कोई एक भयानक सपना देखा था। अच्छा उपेन भैया, क्या तुम सपने में विश्वास करते हो? नहीं, लेकिन उसके बाद उसी रात को वो आदमी चल बसा। जमींदार साहब ने उस पदम पलाशाक्षी सुंदरी विधवा को अपने घर लाकर उससे बलपूर्वक विवाह कर लिया। चारों तरफ छी छी होने लगी और उस दुख से उनकी पहली स्त्री ने विष खाकर आत्महत्या कर डाली। बार बार पदम पलाशाक्षी का जिक्र होने से उपेंद्र समझ गए कि सतीश विष वृक्ष का पंकोद्धार कर रहा है। सतीश की इस अद्भुत स्मृति शक्ति के परिचय से किसी दूसरे समय शायद वो खूब हंसते, लेकिन इस समय हंसी नहीं आई। इस इधर उधर बिखरे हुए आख्यान के भीतर से निकला संकेत किसी तीर की तरह आकर उनकी छाती में बिंध गया। उन्होंने मन में दिलासा दी, सतीश का आशय ये कदापि नहीं है, ये उनकी आशंका है। ये आशंका क्या है? और जिसका आश्रय लेकर विष वृक्ष की डाल पत्तियों को तोड़कर इसने उन्हें अपने ही सांचे में गड़ डाला है। उसी बात को याद करके उपेंद्र गंभीर लज्जा से सिकुड़ गए। सतीश ने अंधेरे में ये नहीं देखा कि पल भर के लिए उपेंद्र का मुख पीला पड़ गया है। वो चोट पर चोट पहुंचाता फिर बोला, तालाब खोदकर घड़ियाल मत बुलाओ उपेन भैया। उपेंद्र उत्तर न दे सके। बहुत देर बाद बोले, बंगला उपन्यास की बात छोड़ो, लेकिन तुम क्या उपदेश देना चाहते हो वो बोलो। सतीश हंसकर बोला, यही देखो उपेन भैया, तुम गुस्सा हो गए। तुमको मैं उपदेश नहीं दे सकता, लेकिन पांव पकड़कर अनुरोध कर सकता हूं। वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे आदमी नहीं है। कौन है वो लोग? सुनो तो। तुम गुस्सा मत होना उपेन भैया, बहुवचन का प्रयोग तो भद्रता मात्र है। मैं हारान बाबू की बात नहीं कहता, वो भले बुरे के बाहर चले गए हैं। उनकी माँ को मैंने आंखों से देखा नहीं है। मैंने तीसरे व्यक्ति का ही जिक्र किया है। तीसरे व्यक्ति का अपराध? देखो सतीश, तुम्हारे बाबूजी अगर किसी दूसरे आदमी को अपना सर्वस्व लिख देने का संकल्प कर लें तो शायद तुम खुशी न मनाओगे। नहीं, तुम आशीर्वाद दो उपेन भैया कि बाबूजी को उसकी आवश्यकता ही न पड़े। वो मुझे अपना भला लड़का कहकर प्रसन्न नहीं होते, ये मैं जानता हूँ। मैं उनका खराब लड़का सही, लेकिन ये खराब लड़का भी उनकी मृत्यु के समय में सजावट श्रृंगार करके माथे पर बिंदी लगाकर घूमता न फिरेगा। आज मेरी वाचालता को तुम क्षमा करो उपेन भैया, लेकिन तुम्हारी जरा भी आंख रहती तो तुम देख पाते कि हारान बाबू का ऐसा प्रस्ताव मात्र मन का ख्याल ही नहीं है, बल्कि अनेक दिनों की अनेक चिंताओं का फल है। सतीश ने फिर कहा, तुम ये ख्याल मत करना कि हारान बाबू तुमको समस्त भार सौंप देते समय अपनी स्त्री की ही बात भूल गए थे या लज्जा से कहने में असमर्थ हो रहे थे, बल्कि मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्वयं ही उल्लेख न करते तो वो स्वेच्छा से कोई बात न कहते। उपेंद्र मन ही मन विरक्त होते रहने पर भी इतनी देर तक मौन होकर सुन रहे थे, लेकिन पर स्त्री के संबंध में ये सब संदिग्ध संकेत उनको असहाय हो उठा। वो कठोर स्वर में बोल उठे, सतीश, तुम इतने नीच हो गए हो, ये मैंने सोचा भी नहीं था। सतीश हंस पड़ा, नीच कैसे? बुरे को बुरा कहता हूं इसलिए। भला हो या बुरा, इस तरह बोलने का तुम्हें अधिकार क्या है? अधिकार? अधिकार तो अंग्रेजी ढांचे की बात होती है, बंगला में उसका कोई मतलब नहीं होता। हमारे समाज में इतना सूक्ष्म विचार नहीं चलता। बहुत से लोग जेल खाने के कैदी को चोर कहने में भी आपत्ति करते हैं, लेकिन 5 साधारण आदमी उस बात को मानकर नहीं चल सकते। ये दूसरी बात है, चोरी साबित हो जाने पर उसको चोर कहते हैं, चोर जेल में जाता है। लेकिन इनके बारे में तुमको क्या सबूत मिला? सबूत न मिलने पर भी बहुत से लोग जेल जाते हैं, वो होता है जज साहब के हाथ में। हम लोग जिस बात को समझ नहीं सकते वो उसको समझ जाते हैं। फिर हम जिसको जल की भांति स्वच्छ देखते हैं, इतने बड़े जज साहब के सामने वो पहाड़ पर्वत सा हो सकता है।
आज तुम्हारे संबंध में ये बात लागू होती है। कुछ ख्याल मत करना उपेन भैया। इतनी बड़ी दुनिया को आंखों के सामने रखकर भी बहुत से लोगों को ईश्वर का प्रमाण खोजने से नहीं मिलता। मैं जानता हूं कि तुम नाराज होगे, क्योंकि सदा से ही तुम भले लोगों की संगति में रहकर भला भला ही देखकर भले ही बने हुए हो। लेकिन मेरी तरह बुरे भले को देखकर यदि तुम पक्के हो गए होते तो तुमसे इतनी बातें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारी अपनी ही आंखों में बहुत सी चीजें पकड़ में आ जाती। उपेंद्र पल भर चुप रहकर बोले, सभी चीजें मेरी आंखों में पड़ें इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन पक्का हो जाने के लिए तेरी तरह नीच भी मैं नहीं बन सकता। अच्छा, अब तू इस प्रसंग को बंद कर दे। गाड़ी फाटक के भीतर प्रवेश कर रही है। लेकिन एक बात तू याद रख सतीश, कच्चे का दाम क्या है उसको केवल तभी समझ सकेगा जबकि तू और भी पक्का हो जाएगा। अगले दिन उपेंद्र को उठने में देर हो गई। बहुत देर पहले सूर्योदय हो चुका है। ये खिड़की के सुराख से आने वाली किरणों से ही समझ में आ गया। उठते ही उपेंद्र व्यस्त हो उठे। सतीश कमरे में नहीं था। वो कहाँ चला गया? बाहर बिहारी खड़ा था। आकर उसने खबर दी, सतीश बाबू सामने के बगीचे में कुश्ती लड़ रहे हैं और नीचे चाय दी जा चुकी है। वहां साहब आपकी प्रतीक्षा में हैं। उपेंद्र चटपट तैयार होकर ज्यों ही नीचे उतरे, ज्योतिष हाथ पकड़कर उन्हें चाय की मेज पर ले गए। वहां उनकी बहन सरोजनी प्रतीक्षा कर रही थी। उपेंद्र को देखते ही वो अखबार फेंक कर हंसते हुए बोली, कल रात को 10 बजे तक हम आप लोगों की बाट देखते रहे। अंत में मंझले भैया ने कहा, अवश्य ही कोई निर्दयी मित्र रास्ते में पकड़ कर ले गए हैं और आप लोग शायद रात को लौट ही नहीं सकेंगे। लौटने में कल कितनी रात हो गई थी उपेन बाबू? उपेंद्र ने हंसकर कहा, बाहर विशेष काम में फंस जाने से मैंने सबको कष्ट दिया। ज्योतिष ने कहा, इसे हम लोग समझते हैं। हमने ये ख्याल नहीं किया था कि तुम लोग झूठ मूठ राह में घूमते हुए चक्कर काट रहे होगे। लेकिन सतीश बाबू कहाँ चले गए? बिहारी ने आकर निवेदन किया, सतीश बाबू बगीचे के उस तरफ कुश्ती लड़ रहे हैं और उनको खबर दे दी गई है। बिहारी के चले जाने पर ज्योतिष उपेंद्र की तरफ देखकर बोले, कुश्ती? और कोई भी है क्या? उपेंद्र ने कहा, मैं जानता तो नहीं, पर शायद कुश्ती नहीं होगी। लड़कपन से उसे व्यायाम करने की आदत है, वही कर रहा होगा। सरोजनी कल दोपहर के समय म्यूजियम देखने गई थी। संध्या के बाद घर लौटने पर उसने सुना था कि उपेंद्र और उनके मित्र आए हैं, लेकिन उस समय वो लोग पाथुरिया घाटा चले गए थे। उसने पूछा, सतीश बाबू कौन है उपेन बाबू? मैंने तो देखा नहीं। कल जिस समय हम लोग आए आप मौजूद नहीं थी। सतीश मेरा बचपन का मित्र है, यद्यपि आयु में बहुत छोटा है। ये लो, आ तो गया। सतीश ने कमरे में प्रवेश किया। क्या ही सुंदर भरा पूरा शरीर है। माथे पर तब भी बूंद बूंद पसीना चमक रहा था। सुंदर गोल चेहरे पर लाल आभा पड़ने से और भी सुंदर दिखाई पड़ रहा था। सरोजनी ने पल भर देखकर ही आंखें झुका लीं। ज्योतिष ने कहा, बिहारी कह रहा था कि आप कुश्ती लड़ रहे थे, लेकिन कुश्ती लड़ें या जो कुछ भी करें, आपके शरीर की तरफ देखने से ईर्ष्या होती है। हम लोगों की तरह के 4-5 आदमी भी शायद आपके पास तक नहीं पहुंच सकते। सतीश तनिक हंसकर बोले, बिना परीक्षा किए इतना बड़ा सर्टिफिकेट मत दीजिए। इसके सिवा केवल शरीर का बल लेकर ही क्या होगा? मेरे पास और कोई ताकत नहीं है। बात के अंतिम अंश में दुख का आभास दिखाई पड़ा। सरोजनी ने चाय डालते डालते मन ही मन अनुमान किया कि सतीश बाबू की सांसारिक अवस्था शायद अच्छी नहीं है। ज्योतिष पहले ही उपेंद्र से सुन चुके थे। वो चुप ही रहे। इसके बीच चाय की कटोरियां परिपूर्ण हो उठी थी। सतीश उस तरफ नजर तक न डालकर दीवार पर टंगे एक चित्र की तरफ ताकता रहा। ज्योतिष ने कहा, आइए सतीश बाबू, सब कुछ तैयार है। सतीश वहां से उठ गया। तनिक हंसकर बोला, आप लोग शुरू करें, मैं तो बिना स्नान किए कुछ भी नहीं खाता पीता। विलक्षण, मैं तो ये बात नहीं जानता था। तो आइए अब देर मत कीजिए। लेकिन उनकी बात बीच में ही काटता हुआ सतीश बोल पड़ा, नहीं नहीं, आप घबराइए मत, मेरा स्नान यथा समय ही होगा। इसके अलावा प्रातःकाल खाने पीने की मेरी आदत नहीं है। हाँ, मध्याह्न का मेरा भोजन साधारण 5 आदमियों से कुछ अधिक ही है।
उसको असमय में चाय आदि बेकार की चीजें खा पीकर नष्ट कर देना मैं पसंद नहीं करता। इससे तो अच्छा है कि मैं उस हारमोनियम को खोलकर दो भजन ही गाऊं। आप लोगों के दोनों ही काम चलते रहें। भजन गाने के प्रस्ताव से सरोजनी अत्यंत प्रफुल्लित हो उठी। सिर उठाकर वो एकाएक बोल पड़ी, अच्छा। लेकिन अगले ही क्षण घबराकर उसने मुंह झुका लिया। वो बात उसके अपने ही कानों में कैसी तो सुनाई पड़ी। उसका इस प्रकार का असंयमित आचरण ज्योतिष ने भी लक्ष्य किया। वो हंसकर बोला, मेरी बहन गाना पा जाने पर और कुछ भी नहीं चाहती। फिर सतीश से संबोधित हुए, नहीं नहीं सतीश बाबू, आप कुछ। उपेंद्र इतनी देर तक चुप रहकर मन ही मन कुढ़ते जा रहे थे। ज्योतिष से बोले, नहीं नहीं क्या अब? वो स्नान किए बिना खाता पीता नहीं, सवेरे तो कुछ भी नहीं खाता। हम लोग लगातार कोशिश पैरवी करते रहें और इधर चाय की कटोरियां ठंडी हो जाएं। फिर ज्योतिष की तरफ मुड़कर बोले, सतीश, तुझे जो भजन वजन करना हो कर ले, मुझे और भी काम है। कहकर उन्होंने चाय की कटोरी उठाकर मुंह में लगा ली। ज्योतिष मन ही मन संतोष अनुभव कर मुस्कुराने लगा। सतीश दूर कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद उसमें गाने का उत्साह नहीं रहा। सरोजनी भी उदास होकर मुंह झुकाए चाय पीने लगी। उपेंद्र चाय पीते पीते बोले, इसके कारण कहीं चैन नहीं। दुनिया से उल्टा इसका स्वभाव है, एक न एक उलझन पैदा कर ही देता है। इसने सवेरे ही गाना गाने के बदले बांसुरी बजाने का सुझाव नहीं रखा, यही सौभाग्य है। किसी को इस बात में सत्य का आभास तनिक भी नहीं मालूम हुआ। सभी व्यंग समझकर हंसने लगे। तब तक चाय भी चलने लगी। सतीश कमरे के चित्रों को घूम घूम कर देखने लगा। संध्या के बाद एक समय सरोजनी ने धीरे से उपेंद्र से कहा, आपने गाना नहीं सुनने दिया, ये आपका एक भारी अन्याय है। उपेंद्र बोले, अच्छा, तो इस समय उसका प्रतिकार हो जाएगा, आने दो सतीश को। ज्योतिष बोले, वास्तव में उपेंद्र, जैसी ठंड पड़ रही है, कहीं भी निकलने की इच्छा नहीं होती। जरा गाना बजाना होने से बुरा नहीं होगा। लेकिन सतीश बाबू हैं कहाँ? कहीं डॉक्टरी करने तो नहीं चले गए? हो भी सकता है, वैसे शायद जान पहचान के मित्रों के साथ भेंट करने गया हो। सरोजनी ने चकित होकर प्रश्न किया, सतीश बाबू डॉक्टर हैं क्या? उपेंद्र ने हंसकर कहा, हाँ। ज्योतिष बोले, नहीं उपेंद्र, केवल स्कूल में पढ़ने से काम नहीं चलेगा। किसी अच्छे होम्योपैथ के साथ यदि कुछ दिन घूम सकें तभी कुछ सीख सकेंगे। नहीं तो ये जो कहावत चली आ रही है, शतमारी सहस्त्रमारी, केवल मरीजों को मारते ही रहेंगे। तुम कहो तो मैं एक भले डॉक्टर के साथ परिचय करा सकता हूँ, लेकिन तुम जैसा सर्टिफिकेट दे रहे हो उससे तो दोनों में पटेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। उपेंद्र बोले, आदमी अच्छे होंगे तो अवश्य पटेगी, वरना खूब खून खराबा हो सकता है। सरोजनी विस्मित होकर देखने लगी। ज्योतिष बोले, तब तो और भी अच्छा है। उपेंद्र ने कहा, अच्छा ही है। उसको पहचान कर, उसके दोष गुण सब समझकर जो उसका मन पाएगा वो बहुत अच्छी चीज पाएगा। लेकिन मन पाना ही कठिन है। वो जटिल है या दुर्बोध है वो बात नहीं, खूब स्पष्ट है। मुझे मालूम पड़ता है कि इतना स्पष्ट होने के कारण ही लोग उसको समझने में ही भूल करते हैं। मतभेद होने पर भी हम लोग जहाँ भद्रता की दुहाई देने लगते हैं और शिष्ट भाव से मतभेद लेकर मन उदास बनाकर चले आते हैं, वहीं पर वो हाथापाई करके निपटारा ही कराता है। बचपन से मैं उसको जानता हूँ, कभी मैंने नहीं देखा कि उसके मुंह से एक बात निकली हो और मन में कुछ दूसरी हो। इसी से मेरा उस पर इतना प्रेम भाव रहता है। ज्योतिष हंसकर बोले, इसीलिए तुम कह रहे थे कि साधारण लोगों के बीच इसे लेकर चलना फिरना कठिन है। उस समय ज्योतिष की ओर उपेंद्र का मन नहीं था, इसीलिए उनकी बातें कानों में पहुंचकर भी हृदय में प्रवेश न कर सकी। बाल्य सखा के विरुद्ध कल रात का व्यवहार और रुक्ष भाषा उनको भीतर ही भीतर क्लेश दे रही थी। इसीलिए बातों के बीच में उनका मन पिछले दिनों के अति एकांत स्थान में घूम रहा था। किशोरावस्था के छोटे बड़े कलह विवादों में विभिन्न मोहल्लों के समान उम्र वालों के साथ हाथापाई, मारपीट, वाद विवाद और दूसरी अनेक आपद विपद में सर्वत्र सतीश बलिष्ठ शरीर लेकर उसके पास खड़ा होता था।
उन्हीं सब याद पड़ने वाली भूली बिसरी कहानियों के स्मरण हो आने से अचानक उनका हृदय अत्यंत संतप्त हो उठा। इसीलिए ज्योतिष की बातों के बीच में वो अचानक बोल पड़े, हाँ इसीलिए, ठीक इसीलिए मैं उसको इतना प्यार करता हूँ। ज्योतिष और सरोजनी दोनों ही उनकी इस असंबद्ध बात का अर्थ नहीं समझ सके। दोनों ही आश्चर्य से उनकी तरफ देखते रह गए, पर उन्हें इस पर प्रश्न करने का समय ही नहीं मिला। तभी चुपचाप पर्दा हटाकर सतीश ने भीतर प्रवेश किया। उसको पहले सरोजनी ने देखा। वो ही हंसकर बोली, अच्छा हुआ सतीश बाबू आ गए। सतीश सबको देखकर हंसते हुए बोला, शायद मेरे विषय में ही बातें चल रही थी। उपेन भैया मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने योग्य नहीं रखेंगे। इतना कहकर वो पास ही एक कोच पर बैठने जा रहा था कि उपेंद्र ने हाथ से हारमोनियम दिखाकर कहा, जरा वहां जाकर बैठो। सरोजनी अभी अभी मुझे दोष दे रही थी कि केवल मेरे ही कारण उस वक्त गाना नहीं हो सका। सतीश आसन पर बैठकर बोला, इस समय तो गाना हो नहीं सकता, ये तो मेरा बांसुरी बजाने का समय है उपेन भैया। उस रात को कुछ देर से सभा भंग होने के बाद बिछौने पर लेटकर सरोजनी लंबी सांस लेकर मन ही मन बोली, वो यदि हमारे कोई आत्मीय होते तो उन्हीं से सीखती मैं। वस्तुतः उसको संगीत सिखाने के लिए एक हिंदुस्तानी शिक्षक नियुक्त था। उसी की जगह पर सतीश को नियुक्त करवाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचती हुई वो सो गई। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए चरित्रहीन का अगला भाग।